हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल शिक्षा बिहार में। आज हम सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव जो कि आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। मेजनी के बारे में कुछ जानते हैं। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। मेजनी में व्यवहारिक गुण कम और आदर्शवादी गुण अधिक थे। मेजनी का इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी कौन था? मेजनी के बारे में, मेजनी क्या है, मेजनी कौन था? इसका उत्तर होगा कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनरी से था। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। चलते हैं आगे की प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग 1815 से लेकर 1848 तक की ईस्वी को मेटरनिख युग कहा जाता है। मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन किया। इसी काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। पहला कारण लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति का होना। लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति का होना। राज्य में भुखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना, जिसके कारण भुखमरी बढ़ गई। इससे 1847 के फ्रांसीसी क्रांति के यही कारण थे। प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इसका आंसर दिया हुआ है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। इटली 1830 क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दबा दिया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दमनकारी कानून लाया, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई। प्रश्न संख्या 4 का ये आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है गरिबाल्डी के बारे में दिया हुआ है। गरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गरिबाल्डी के बारे में चर्चा करें। गरिबाल्डी का मानना था कि इटली का एकीकरण युद्ध के बिना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने आक्रमण की नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से सिसिली और नेपल्स पर अपना अधिकार कायम किया। इन्हें सार्डिनिया में मिला लिया। गरिबाल्डी पोप पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काउंट ने इसकी अनुमति नहीं दी। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, इसलिए जर्मनी के एकीकरण के लिए इसलिए इन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। बिस्मार्क का जर्मनी में बहुत बड़ा योगदान था। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 में दिया खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। खूनी रविवार को लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। खूनी रविवार 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया, जिसके कारण रूस की जनता अपनी ही सेना के विरोध में रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए उस दिन का खूनी रविवार नाम रह गया। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी 1905 या नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुई थी। प्रश्न संख्या आगे में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण हो रहता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं।
पूंजीवाद जैसे समाजवाद में वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर समाज कल्याण के बारे में सोचा गया हो, उसे समाजवाद कहते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी साधनों पर पूंजीपतियों और समाजवादियों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 हो गया। प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था। जेनेवा समझौता वर्ष 1954 में रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। समझौता में वियतनाम के 2 भाग में बांटा गया था। प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में खिलाफत आंदोलन के बारे में कहा गया है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। उत्तर पढ़ते हैं। भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12 में जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में मजिस्ट्रेट जनरल और डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी, जहां पर हजारों लोगों की मौत हुई थी, हजारों लोग घायल हुए थे। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पढ़ते हैं। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल और डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रहे सभा पर गोलियां चला दी। लगभग हजारों लोगों की हत्या कर दी, बहुत से लोग घायल भी हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार में पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और महात्मा गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 13 अंतिम प्रश्न है। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा नमक कानून को भंग करने का एक यात्रा था, जो कि साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। यह 12 मार्च 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी इसमें पैदल यात्रा करते 78 लोगों के साथ गए थे। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पढ़ते हैं। दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। और इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा कब हुआ था, तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, हमारे इस मेहनत को एक अंजाम दें। लाइक के साथ कमेंट में अपना नाम दें।